प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर विवेक शंकर शाह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपके समक्ष आज की वीडियो में आदिकाल का लौकिक और अन्य साहित्य के विषय में चर्चा करूंगा। कोटा में विगत 4 दिनों से घनघोर बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी लगभग भर चुका है। ऐसे माहौल में मैं इस वीडियो के माध्यम से आदिकाल के लौकिक साहित्य एवं अन्य साहित्य जिसके अंतर्गत अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुना साहित्य और चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित सूफी काव्य के विषय में आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए। पिछले 5-6 दिनों के वीडियो में आपने देखा कि आदिकाल में रासो साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया और गद्य साहित्य लिखा गया। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आदिकाल के लौकिक साहित्य के विषय में जानेंगे। आदिकाल के लौकिक साहित्य में 1 से लेकर 5 तक की रचनाएं लिखी है। ये दोनों जो हैं अन्य साहित्य हैं, आदिकाल के अन्य साहित्य। आदिकाल में विविध प्रकार का साहित्य लिखा गया, आप भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहली रचना आती है आदिकाल के लौकिक साहित्य में है, वह है ढोला मारू ला दुहा। यह 11वीं सदी की रचना है। ढोला मारू, इसमें ढोला और मारवनी की प्रेम कथा वर्णित है। बहुत मार्मिक यह काव्य है। राजस्थान के साहित्य में ढोला मारू का नाम बहुत चर्चित है। इसके रचनाकार के विषय में मतभेद है। कुशल लाभ या कल्लोल की चर्चा की जाती है इसके रचनाकार के विषय में, लेकिन बहुत निश्चित एवं प्रामाणिक तौर पर इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। राम सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने इसका संपादन किया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में नरोत्तम स्वामी और सूर्यकरण पारिक द्वारा संपादित होकर यह कृति पाठकों के समक्ष आई। कुशल लाभ या कल्लोल को इसका रचयिता बताया जाता है, लेकिन इसके विषय में निश्चित या प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस रचना के रचनाकार कुशल लाभ या कल्लोल थे। इसके विषय में 2 ही बात जाननी आपको आवश्यक है कि यह प्रेम काव्य है, राजस्थानी प्रेम काव्य है, राजस्थानी प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें ढोला और मारू की प्रेम गाथा वर्णित है। यह भी दूत काव्य, संदेश काव्य है। इसमें भी संदेश, जैसे कालिदास के मेघदूत में मेघ को दूत बनाकर संदेश भेजा गया है, उसी तरह इसमें भी संदेश या दूत काव्य का निर्वहन हुआ है। दूसरी रचना बसंत विलास है, जिसका रचनाकार 1451 ईस्वी है। इसका रचनाकार अज्ञात है, अज्ञात रचनाकार है। पहली रचना जो है कल्लोल का नाम आता है, कुशल लाभ का नाम आता है, लेकिन निश्चित प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक नाम तो इसमें मिलता है और इसमें तो नाम ही नहीं मिलता, बसंत विलास। लेकिन आदिकाल के साहित्य में बसंत विलास की चर्चा खूब होती है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। न जाने नेट की परीक्षा में ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है। यह आदिकाल का प्रथम जैन फागु काव्य है। जैनेतर फागु काव्य है। जैन काव्य नहीं, जैनेतर फागु काव्य आदिकाल का। और इसमें बसंत ऋतु के साथ साथ श्रृंगार का वर्णन हुआ है। इस कृति की विशेषता है कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, बसंत नामी है, और बसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका उल्लेख हुआ है। यानी इस रचना का वैशिष्ट्य आप देखिए निम्नांकित 3-4 कारणों से। एक तो पहला, यह प्रथम जैनेतर फागु काव्य है। दूसरा, श्रृंगार और प्रकृति वर्णन की दृष्टि से इस काव्य की महत्ता है।
और तीसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। और चौथी खासियत इस काव्य की यह है कि इसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख इस रचना में मिलता है। तीसरी रचना विद्यापति पदावली है। इसमें ढोला मारू व दोहा में इसकी शैली दोहा यानी दोहा शैली में रचित है। भी इसके अंतर्गत जानने की बात है। अचानक मेरे दिमाग में बात आई, दोहा दोहा जैसे दोहा से दोहा शैली का तात्पर्य। विद्यापति पदावली विद्यापति की रचना है। आदि काल के कवियों में विद्यापति का स्थान मूर्धन्य है। यह भक्ति एवं श्रृंगार के कवि हैं। इनको भक्त कवि कहा जाए या श्रृंगारी कवि कहा जाए, इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्कल कवियों में स्थान दिया है। विद्यापति पदावली अपने श्रृंगारिक वर्णन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें श्रृंगार के ऐसे ऐसे दोहे हैं कि जिनको पढ़ के आपको ताज्जुब होगा। नायिका का नक्शिक सौंदर्य वर्णन तो है ही, साथ साथ इस एक श्रृंगारिक वर्णन ऐसे हैं कि वो अपने आप में कवि की मौलिक भावना है। जैसे मुझे स्मरण हो रहा है कि विद्यापति पदावली के एक पद में नायिका जो है नायक को अपने वक्ष में डाल के आगे चल पड़ती है। यानी नायक का आकार इतना छोटा है कि उसको अपने वक्ष में समा लेती है। तो ऐसे श्रृंगारिक वर्णन की दृष्टि से विद्यापति पदावली जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और इसी की मधुरता के कारण विद्यापति पदावली की मधुरता के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल रसिक कवि कहा जाता है। मैथिल कोकिल, मिथिला, मैथिल यानी मिथिला, मिथिला के कवि हैं विद्यापति। बिहार में दरभंगा इत्यादि का क्षेत्र जो है मिथिला है। और इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका दो रचनाएं अन्य पिछले क्लास में आप सुन चुके हैं वीडियो में। इसके साथ साथ गोरक्ष विजय का एक नाटक है जिसको प्रथम नाटक भी कुछ विद्वान मानते हैं। गोरक्ष विजय संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश, अवहट और मैथिली में रचना करने वाले कवि विद्यापति जी हैं। इन्हें भक्त एवं श्रृंगारी कवि के रूप में जाना जाता है। इनके विषय में यह किंवदंती है, यह दंत कथा है, यह पुराण कथा है कि इन्हें गंगा मैया से विशेष प्रेम था। एक इनकी कविता भी है, बड़ सुखसार पावल तुअ तीरे। माँ गंगा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ गंगे, तुम्हारे तट पर मैंने असीम सुख की प्राप्ति की। मुझे असीम सुख का एहसास हुआ, मुझे असीम सुख मिला। बड़ सुख, बड़ा सुख, पावल पाया, तुअ तुम्हारे तीरे यानी तट पर। कहा जाता है कि विद्यापति जब मरणासन अवस्था में थे और अंतिम घड़ी में गंगा नदी की ओर बढ़ रहे थे और वहाँ पहुँचे भी नहीं थे गंगा नदी के तट पर कि ये मृत होकर गिर पड़े। और गंगा नदी ने इनको अपने धारा को आगे बढ़ाते हुए अपने आगोश में ले लिया। तो विद्यापति पदावली के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये भक्त एवं श्रृंगारी कवि हैं और इसमें भक्ति एवं श्रृंगार का वर्णन है। इसकी भाषा मैथिली भी है। मैथिली साथ साथ विद्यापति मैथिली के साथ साथ अपभ्रंश, अवहट और संस्कृत के भी कवि हैं। इनकी रचनाओं की संख्या कुछ लोग 14 बताते हैं, कुछ लोग 16 बताते हैं, कुछ लोग 17 बताते हैं। विवादित है। तीन तरह के मिलते हैं, मतलब 14, 16 और 17। अगली रचना है जय मयंक यश चंद्रिका, संवत 1240 ईस्वी की। मैंने पिछली क्लास में बताया था संवत और ईस्वी में अंतर। संवत में 57 वर्ष माइनस कर देने से, घटा देने से ईस्वी निकल जाता और ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देने से संवत हो जाता है। तो 1240 में 57 वर्ष घटा दीजिएगा तो जय मयंक यश चंद्रिका की ईस्वी निकल जाएगा। इसके रचयिता मधुकर भट्ट हैं। मधुकर भट्ट और जयचंद प्रकाश, जिसका रचनाकाल 1225 ईस्वी है, इसके
ये दोनों ग्रंथ जो हैं नोटिस मात्र हैं, कहीं बस सूचना मात्र मिलती है, कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है कि रचनाएं जो है नोटिस मात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किया है, उसमें इन्होंने इन 2 ग्रंथों को रखा है। ये दोनों ग्रंथ सिर्फ नोटिस मात्र हैं। ये आदिकाल के 5 साहित्य जो हैं लौकिक साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त आदिकाल में अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने पहेलियां, मुकरियां और 2 शकुना लिखा। इन्होंने आदिकाल में विशुद्ध मनोरंजनात्मक साहित्य लिखा। आदिकाल में मनोरंजन प्रधान साहित्य लिखने वाले ये पहले कवि थे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी रचना का उद्देश्य जनता का मनोरंजन था। खड़ी बोली हिंदी के ये पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अबुल हसन इनका नाम था और ये औलिया के शिष्य थे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने वैन भई देश। अपने गुरु के दिवंगत होने पर यह दोहा उन्होंने लिखा था जो काफी चर्चित है। तो अमीर खुसरो आदिकाल के अंतर्गत एक ऐसे कवि के रूप में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने विशुद्ध मनोरंजनात्मक साहित्य लिखा। जनता के मनोरंजन के लिए, जनता के मन बहलाव के लिए इनका साहित्य जो है रचित है और पहेलियों के रूप में, मुकरियों के रूप में, 2 शकुना के रूप में इनकी रचनाएं आती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 1-2 उदाहरण इनका देखिए। मुकरियों का उदाहरण, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा गिरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली है, पहेली को कहा जाता है बुझौल। तो इसका उत्तर होगा आकाश। पहेली यानी बुझौल। दूसरा एक उदाहरण देखिए। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पहेली का, इस बुझौल का उत्तर होगा दिया बत्ती। अगला है, एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका उत्तर, इस बुझौल का, इस पहेली का उत्तर होगा पायजामा। 2 शकुना का एक उदाहरण देखिए। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। इसका उत्तर होगा फेरा न था। मुकरियों का उदाहरण एक देखिए। नित्य मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, हंसत अमावस गोरी के फंदा, ऐ सखी साजन ना सखी चंदा। अमीर खुसरो ने आदिकाल में जिन मुकरियों की शुरुआत की, ये धारा भक्ति काल और रीति काल में नहीं मिलती है। फिर भारतेंदु, आधुनिक काल में जब भारतेंदु का आगमन होता है तो अमीर खुसरो की तर्ज पर भारतेंदु कुछ मुकरियाँ लिखते हैं। अमीर खुसरो की एक खासियत यह भी है कि इन्होंने एक शब्दकोश लिखा था जिसका नाम है खालिक बारी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आती है। खालिक बारी अरबी, फारसी और हिंदी का यह शब्दकोश है खालिक बारी। अमीर खुसरो की विशेषता यह है कि इन्होंने एक शब्दकोश लिखा आदिकाल में जो खालिक बारी के शीर्षक से प्रकाशित हुआ। एक शब्दकोश 3 भाषाओं का है, अरबी, फारसी और हिंदी। अगले कवि चंदायन, रचना है चंदायन। इसके कवि है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद चंदायन एक प्रेम गाथा काव्य है, प्रथम सूफी काव्य है। क्योंकि काल की दृष्टि से मैंने बताया था कि आदिकाल का समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है।
तो काल की दृष्टि से ये जो रचना है आदि काल के अंतर्गत आती है। ये और भक्ति काल में इसकी चर्चा विशेष रूप से होती है। ये हिंदी का पहला सूफी काव्य है। इसमें चंदा और लोरी की प्रेम कहानी वर्णित है। चंदा और लोरी की प्रेम कहानी वर्णित है। आदि काल का ये प्रथम सूफी काव्य है और यह अवधि की भी प्रथम रचना मानी जाती है। सूफी काव्य जितने भी लिखे गए उनमें प्रायः, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ प्रायः, उनमें प्रायः अधिकांश काव्यों की भाषा जो है वह अवधि है। तो चंदायन काल की दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदि काल में परिगणित होता है। इसके कवि मुल्ला दाऊद जी हैं। यह हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। प्रथम सूफी काव्य के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग कुतुबन को मानते हैं। तो लेकिन काल की दृष्टि से मुल्ला दाऊद रचित चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। तो छात्रों, आज हिंदी साहित्य के आदि काल के अंतर्गत विविध साहित्य में हमने आदि काल के लौकिक साहित्य एवं अन्य साहित्य के विषय में देखा। अन्य साहित्य में प्रमुख रूप से अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य और आदि काल का सूफी साहित्य दो आते हैं रचनाएं। इसके साथ साथ लौकिक साहित्य में भोला मानव दोहा, बसंत विलास, विद्यापति पदावली, जयनंद चंद्रिका और रेचन प्रकाश, ये 5 रचनाएं आती हैं। तो मेरी दृष्टि में यह जानकारी आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।